चलिए बच्चों, शुरुआत करते हैं क्लास 8 बायोलॉजी का चैप्टर रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। शुरुआत करते हैं इंट्रोडक्शन से कि रिप्रोडक्शन होता क्या है और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है। देखिए, जितने भी लिविंग बीइंग्स इस दुनिया में हैं उनमें एक एबिलिटी होती है कि वो अपने यंग वंस को प्रोड्यूस करें, है ना, सिमिलर, अपने जैसे। क्यों? ताकि उनका एग्जिस्टेंस बना रहे, उनके स्पीसीज का एग्जिस्टेंस बना रहे, एक्सटिंक्ट ना हो जाए, राइट। और इसी एबिलिटी को रिप्रोडक्शन कहते हैं, ठीक है। इसी प्रोसेस को रिप्रोडक्शन कहते हैं। तो कह सकते हैं रिप्रोडक्शन इज द एबिलिटी और प्रोसेस टू गिविंग बर्थ टू यंग वंस, है ना, बाय एनी एनिमल और बाय एनी क्रिएचर। अगर हम देखें तो बहुत सारे ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, क्वालिटीज हैं, प्रॉपर्टीज हैं जिसके जरिए हम लिविंग और नॉन लिविंग में डिफरेंस कर पाते हैं। ये सबसे स्ट्रॉन्ग कैरेक्टरिस्टिक है जिससे हम ये बता पाते हैं कि कोई चीज लिविंग थिंग है या नॉन लिविंग थिंग। क्योंकि जितने भी लिविंग थिंग हैं वो किसी न किसी फॉर्म में रिप्रोडक्शन करेंगे, किसी न किसी वे में रिप्रोडक्शन करेंगे और अपने सिमिलर, अपने यंग वंस को जन्म देंगे, एक के फॉर्म में, चाइल्ड के फॉर्म में, है ना, जिस भी फॉर्म में, ताकि उनका स्पीसीज आगे कंटिन्यू होता रहे। क्लियर है बात? जितने भी प्लांट्स हैं, जितने भी एनिमल्स हैं, जितने भी अदर लिविंग बीइंग्स हैं, ये सब में सब रिप्रोडक्शन होता है और इसके रिजल्ट के फलस्वरूप इनकी स्पीसीज कंटिन्यू करती है मदर नेचर में, ठीक है। तो हम लोग एक लाइन में कह सकते हैं कि ऑल लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस। क्लियर है? टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन की, रिप्रोडक्शन के कितने तरीके हैं, कितने प्रकार हैं। तो एक है एसेक्सुअल। आप देख रहे हैं एक अमीबा है, अमीबा के अंदर डिवीजन होना शुरू हुआ और एक अमीबा डिवाइड होकर के दो अमीबा बन गया, ठीक है। इसमें सिर्फ एक ही अमीबा की जरूरत है, वो चाहे मम्मी हो चाहे पापा हो, इससे फर्क नहीं पड़ता। ज्यादातर रिप्रोडक्शन में मेल और फीमेल दोनों की जरूरत होती है ना, लेकिन कुछ चीजों में रिप्रोडक्शन सिर्फ एक से हो जाता है, सिंगल पेरेंट से होता है। सिंगल पेरेंट मदर हो या फादर हो, तो उसमें एक सबसे स्ट्रॉन्ग एग्जांपल होता है अमीबा का, जो आप देख रहे हैं अभी कि अमीबा कैसे डिवाइड हो रहा है। एक अमीबा डिवाइड हो रहा है, इसको दूसरे किसी अमीबा की जरूरत नहीं पड़ रही। एक अमीबा डिवाइड हो रहा है और डिवाइड होकर के दो अमीबा बन जा रहा है, मतलब उसके स्पीसीज की संख्या बढ़ रही है। वो कंटिन्यू होगा कि एक मर गया तो दूसरा, फिर ये दो से आगे चल के फिर डिवाइड होंगे। और एक होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो तरह के सेल्स की जरूरत होती है। अमीबा एक ही सेल था, आप गौर कर रहे हैं, और वो सेल खुद डिवाइड हुआ और दो सेल में बन गया, बट गया, है ना, दो सेल बन गए उससे। लेकिन जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो उसमें एक मेल और एक फीमेल, दो की जरूरत पड़ती है। जो मेल वाला होता है वो स्पर्म होता है, वो फीमेल के सेल जिसको एग कहते हैं उसमें जाता है, उसको फर्टिलाइज करता है और ओवम बना देता है, ठीक है। तो हम लोग इस तरह से देख लिए कि रिप्रोडक्शन टू टाइप्स के होते हैं। कौन कौन? एसेक्सुअल और सेक्सुअल। अब हम लोग डिटेल से बात करेंगे सबसे पहले एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में, ठीक है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में बात करते हैं ना, कि सिंगल पेरेंट, इसमें हाँ फ्यूजन नहीं होता है, गैमेट्स का फ्यूजन नहीं होता है, मतलब स्पर्म और ओवम मिलते नहीं है। बात समझ में आ रहा है? सिर्फ सिंगल सेल होता है और उससे जो नेक्स्ट जनरेशन चाइल्ड प्रोड्यूस होता है, इसको कहते हैं, प्रोसेस को, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। लिखा है द प्रोडक्शन ऑफ यंग वंस बाय अ सिंगल पेरेंट विदाउट द फॉर्मेशन एंड फ्यूजन ऑफ गैमेट्स। बाई सिंगल पेरेंट आप लोग तो लिख देते हैं, लेकिन ये वाला कीवर्ड आप छोड़ देते हैं, विदाउट द फॉर्मेशन एंड फ्यूजन ऑफ गैमेट्स, है ना। अगर आप ये भी लिखते हैं तो आपका मार्क्स बाकी दूसरों के बनिस्बत थोड़ा ज्यादा बेहतर हो सकता है। इज कॉल्ड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, है ना। जिसमें देखिए अमीबा में भी हम लोगों ने देखा था, प्लांट्स में भी होता है सिंगल पेरेंट से, ठीक है। जैसे आलू में से बर्ड्स निकल जाना और नए आलू के पौधे बन जाना, है ना। अदरक में भी होता है इसी तरह से, सिंगल पेरेंट से होता है। अब जो नए
जो नए इंडिविजुअल्स बनते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के तहत, वो अपने पेरेंट्स से जेनेटिकली आइडेंटिकल होते हैं। जेनेटिकली आइडेंटिकल का मतलब उनका जीन्स, उनका सेल के अंदर जो जीन्स होता है वो अपने पेरेंट के जैसा ही बिल्कुल होता है, एकदम सिमिलर, एकदम सेम। आइडेंटिकल मतलब बिल्कुल एक जैसा, हूबहू एक जैसा। ठीक है, जैसे एक अमीबा डिवाइड होकर दो अमीबा बनाएगा तो आप दोनों अमीबा में कोई डिफरेंस नहीं कर सकते। लेकिन जहां सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वहां आइडेंटिकल भी हो सकता है, लेकिन ज्यादातर नॉन आइडेंटिकल होता है। जैसे हम लोग ह्यूमन बींग्स में हम लोग अपने पेरेंट्स के जैसे हैं लेकिन एग्जैक्टली आइडेंटिकल नहीं है ना। बेसिक स्ट्रक्चर सेम होता है हम लोगों में जहां सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, लेकिन जहां एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है एकदम एग्जैक्टली सेम होता है, आउटर फीचर से लेकर के इनर तक। बात समझ में आ रहा है? इसको आइडेंटिकल कहते हैं। ठीक है, जैसे यहां पे दिखाया जा रहा है कि एक पारामीशियम है और उस पारामीशियम से 4 और पारामीशियम बने, तो जो पेरेंट पारामीशियम है उससे बनने वाले जो बाकी के पारामीशियम्स हैं वो बिल्कुल एकदम एग्जैक्टली सेम दिख रहे हैं। फिर आपको वहां देखिए हाइड्रा में दिखाया जा रहा है कि एक हाइड्रा है उससे बड हो रहा है दूसरा हाइड्रा, एग्जैक्टली आइडेंटिकल होगा, कुछ भी डिफरेंस नहीं होगा, नॉट एट ऑल। ठीक है, हाँ। ये जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तुलना में ज्यादा प्रिमिटिव है। प्रिमिटिव का मतलब कि ज्यादा पुराना है, क्योंकि जब पृथ्वी पर लाइफ इमर्ज हुई थी तो उस समय यूनिसेल्युलर लाइफ के रूप में, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म के रूप में लाइफ आया था। तो उस समय उस यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म जो भी था, अमीबा रहा हो या कुछ भी रहा हो, वो रिप्रोड्यूस कैसे करता था भाई? तो एसेक्सुअल तरीके से, क्योंकि उसका मेल और फीमेल कुछ अलग नहीं था। बाद में जैसे जैसे इवोल्यूशन होता चला गया तो यूनिसेल्युलर से मल्टी सेल्युलर कॉम्प्लेक्स क्रिएचर्स बनते गए, तब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आया। बात समझ में आ रहा है? क्योंकि फिर मेल और फीमेल दो अलग बनने लगे। मेल गैमेट को हम लोग स्पर्म कहते हैं और फीमेल गैमेट भी रहता है। ये दोनों मिलते हैं और मिलने से जो बनता है उसको जाइगोट कहते हैं। तो यहां पर दो सेक्स है, मेल और फीमेल, और दोनों के सेल्स मिल रहे हैं ना, तो इसी को सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहेंगे। और एसेक्सुअल में कोई भी दो गैमेट्स नहीं मिलते, एक ही सेल रहता है, वो डिवाइड हो जाए, बडिंग हो जाए, जैसे हो जाए, है ना। अब एसेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन होता है वो कैसे होता है, इसका पूरा प्रोसेस हम लोग जानेंगे। तो पहला प्रोसेस है बाइनरी फिजन। ये टर्म याद रखना है, बाइनरी फिजन। ठीक है, बाइनरी फिजन को समझते हैं। क्या होता है कि बहुत सारे यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है, जैसे बैक्टीरिया है, अमीबा है, पारामीशियम है, यूग्लिना है। इन सब में ये चीज ऑब्जर्व किया गया है कि यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म में बाइनरी फिजन होता है। ठीक है, बाइनरी फिजन बैक्टीरिया में देखिए उसी से बन जाएगा, अमीबा में भी पार्टीशन होकर के दो बनेगा, पारामीशियम में भी उसी तरह से होगा, है ना, और यूग्लिना में भी वैसे ही होगा। ठीक है, अब बाइनरी फिजन में क्या होता है कि जो पेरेंट सेल होता है, पहले बता दें कि यूनिसेल्युलर में होगा, मल्टी सेल्युलर कॉम्प्लेक्स में ये एसेक्सुअल नहीं होगा, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म में होगा। अब जैसे इतना सारा उदाहरण बताया, बैक्टीरिया है, पारामीशियम है, अमीबा है, यूग्लिना, इस सब में होता है। तो अब लेते हैं एग्जांपल के तौर पे, यहाँ पे हमने पारामीशियम को ले लिया, तो क्या कोई भी पारामीशियम है, अमीबा को ही ले लीजिए, तो एक पेरेंट सेल है, यूनिसेल्युलर है, तो वही एक ही सेल रहेगा। अब वो सेल क्या होगा? डिवाइड होगा, और डिवाइड होकर टू पार्ट्स में बढ़ जाएगा। उसका अंदर सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस भी डिवाइड होगा। आप देख रहे हैं स्टेप बाय स्टेप। देखिए फर्स्ट स्टेप में थोड़ा बीच में से धंसना शुरू हुआ, सेकंड स्टेप में आकर के उसका न्यूक्लियस भी बीच में से दो भाग में डिवाइड होना शुरू हो गया, और फिर थर्ड स्टेप में, आप फोर्थ स्टेप में आप देख रहे हैं पूरी तरह से एकदम दो अलग अलग पारामीशियम बन गए। और दोनों अलग अलग जो पारामीशियम बने हैं, पहला वाला पारामीशियम से एकदम एग्जैक्टली आइडेंटिकल है कि नहीं है ना। तो ये पूरा प्रोसेस दो पार्ट में, दो आइडेंटिकल पार्ट्स में डिवाइड हो जाने का पूरा प्रोसेस ही कौन सा प्रोसेस कहलाता है? बाइनरी फिजन। क्या प्रोसेस कहलाता है? बाइनरी फिजन। क्लियर है? आपको यहां यूग्लिना में भी वही चीज दिखा रहा है कि देखिए कैसे फर्स्ट स्टेप में बीच में से हल्का सा खिंचाव पैदा होने लगा, फिर आप देखिए सेकेंड स्टेप में जाकर के खिंचाव और ज्यादा बढ़ रहा है, और ऊपर से जो उसका न्यूक्लियस था दो भाग में बढ़ चुका, और लास्ट स्टेज में जाके दोनों एकदम इंडिपेंडेंट अलग अलग यूग्लिना बन गया।
ठीक, तो अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, ये सब में बाइनरी फिजन होता है, मतलब एक पेरेंट सेल डिवाइड होके 2 डॉटर सेल्स बना देते हैं, और ये दोनों डॉटर सेल आपस में भी एग्जैक्टली आइडेंटिकल होते हैं और वो पेरेंट सेल से भी एग्जैक्टली आइडेंटिकल होते हैं। क्लियर है बात? आगे बढ़िए। अमीबा का भी दिखा रहा है आपको बाइनरी डिवीजन या बाइनरी फिजन, है ना। अब हम लोग बात करेंगे कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में और कोई प्रोसेस है क्या भाई? तो मल्टीपल फिजन है। बाइनरी फिजन में कितने भाग में टूटा था? बाई मतलब दो, दो पार्ट में टूटा था। मल्टीपल फिजन होगा तो एक पेरेंट सेल बहुत सारे डॉटर सेल्स में डिवाइड हो जाएगा, नाम से ही पता चल रहा है। ठीक है, जैसे अब यहां पर देखिए हम लोग बात कर रहे हैं प्लाज्मोडियम की। प्लाज्मोडियम फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो के शरीर में रहता है, मलेरिया काउज करता है, हम लोगों के शरीर में चला जाएगा तो मलेरिया नामक बीमारी करता है। तो ये क्या करता है कि अपनी संख्या तेजी से बढ़ाने के लिए एक पेरेंट सेल दो पार्ट में नहीं डिवाइड होता है, ये बहुत पार्ट में डिवाइड हो जाता है, एक बार में 10, 20, 50। ठीक है, तो डिवाइड हो रहा तो फिजन, फिजन मतलब FISSIN, फिजन मतलब डिवाइड होना, है ना। अब मल्टीपल फिजन है तो बाइनरी, बाई मतलब दो, तो दो पार्ट में डिवाइड हुआ तो बाइनरी फिजन। तो ये क्या करना है, प्लाज्मोडियम को ये है बढ़ाना है, अपना संख्या तेजी से बढ़ाना है। तो क्या करेगा, एक जो पेरेंट सेल है प्लाज्मोडियम का वो दो पार्ट में नहीं डिवाइड होगा, 10-20 पार्ट में डिवाइड, मल्टीपल फिजन इसको कहेंगे। अमीबा भी मल्टीपल फिजन करता है। अमीबा जनरली बाइनरी फिजन करता है, लेकिन जब वो देखता है कि अब कंडीशन मेरे फेवर में नहीं है, हम खत्म होने वाले हैं, तो अपना संख्या जल्दी से बढ़ा देना चाहेगा, तो मल्टीपल फिजन कर देता है। बात समझ में आ रहा है? तो ये प्रोसेस होता है मल्टीपल फिजन और बाइनरी फिजन की बात करें तो। ठीक है, अब हम बात करेंगे बडिंग। बडिंग भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक प्रोसेस है जो हाइड्रा में जनरली होता है। ठीक है, देखिए हाइड्रा में क्या होगा, देखिए आप नीचे से एक नया हाइड्रा, हिंदी में हम लोग लोकल लैंग्वेज में बोलते हैं फूजने लगता है ना, फूज रहा है ना, हाँ? टेंटिकल्स कहते हैं इसको, है ना। वो प्रोटर्बेरेंस जिसको फूजना कहते हैं ना, इंग्लिश में उसके लिए क्या बात है, प्रोट्रूब होना, प्रोटर्बेंस कहते हैं। ठीक है, ईस्ट में भी होता है, ईस्ट जो हम लोग डालते हैं पारोटी जो, है ना, हाँ, या कोई मालपुआ वगैरह बनाते हैं तो उसको फ्लफी बनाने के लिए, स्पंजी बनाने के लिए डालते हैं। ईस्ट और हाइड्रा में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बडिंग के द्वारा होता है। आप बडिंग देख पा रहे हैं स्क्रीन पे, है ना। देखिए थोड़ा थोड़ा कोना से निकलना शुरू हुआ, अब उसका जो सेल का न्यूक्लियस था वो भी आधा आधा बढ़ के इसमें आ जाएगा और ये फिर टूट के अलग हो जाएगा। देखिए फिर टूट के अलग होगा, टूट के अलग हो गया, हाँ, न्यू न्यू डॉटर सेल बन गया। पेरेंट सेल से एक नया डॉटर सेल उसमें से प्रोट्रूब हुआ और फिर सेपरेट होके अलग हो गया इंडिपेंडेंट ऑर्गेनिज्म के रूप में। बहुत अच्छा सवाल है, सन सेल होता है कि नहीं, सिर्फ डॉटर सेल नाम दिया गया। ठीक है, इनको बुरा लग रहा है कि भाई हम लोग का जगह क्यों नहीं है, लड़कियों का जगह खाली। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आप देख लिए कि हम लोगों के पास तीन प्रोसेस समझ में आया एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। एक हुआ बाइनरी फिजन, एक हुआ मल्टीपल फिजन और एक हो गया बडिंग, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, रिप्रोडक्शन ऑफ यंग वंस बाय द फॉर्मेशन एंड फ्यूजन ऑफ स्पेशल सेल्स कॉल्ड गैमेट्स। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, गैमेट्स होते हैं। मेल सेल अलग होता है, फीमेल सेल अलग होता है, उसमें फिजन हो रहा था, टूट रहा था, इसमें फ्यूजन होगा, मिलेगा। फिजन और फ्यूजन दो अलग वर्ड है, कंफ्यूज नहीं होना है। FISSION फिजन मतलब ब्रेक, डिवाइड। FISSION फिजन मतलब ब्रेक या डिवाइड। ठीक है, FUSION फ्यूजन मतलब मिक्स, कंबाइन। ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही है ना? हाँ, बहुत अच्छे। तो अब हम लोग बात कर रहे थे किस चीज की, हम लोग बात कर रहे थे, एक नोटिफिकेशन आया है आप लोग के चैनल पे, 10th बोर्ड का जो अभी एग्जाम होने वाला है और 12th बोर्ड का, उसका OMR, सैंपल OMR अपलोड कर दिया गया। अभी नोटिफिकेशन ये था। चलिए बात करते हैं हम लोग, है ना, कि
इसमें फ्यूजन होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फ्यूजन होता है और एसेक्सुअल में फिजन होता है ना। फ्यूजन कैसे? तो एक मेल सेल रहेगा, उसको भी गैमेट कहते हैं, मेल गैमेट, और एक फीमेल सेल रहेगा, उसको फीमेल गैमेट कहते हैं। दोनों कंबाइन हो जाता है और जो बन जाता है उसको जायगोट कहते हैं। इस तरह से हो गया रिप्रोडक्शन। बात समझ में आ रहा है? ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। मेल गैमेट को स्पर्म कहा जाता है, फीमेल को ओवम कहा जाता है। दोनों आएंगे, आपस में कंबाइन करेंगे और कंबाइन करके एक नया तरह का सेल बन जाएगा। बात समझ में आ रहा है? और इसको क्या कहेंगे? जाइगोट कहेंगे। क्लियर है? ये हो गया सेक्सुअल, क्योंकि एक सेक्स मेल और एक सेक्स फीमेल दोनों फ्यूजन कर रहा है, कंबाइन कर रहा है, मिल रहा है, जुड़ रहा है। क्लियर है बात? अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इस मामले में अलग है, ठीक है, क्योंकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो डॉटर सेल्स बनते थे, जो न्यू इंडिविजुअल्स बनते थे, वो अपने पेरेंट्स के एग्जैक्टली आइडेंटिकल होते थे। इसमें सिमिलर होंगे, आइडेंटिकल, जैसे हम लोग अपने पेरेंट्स के सिमिलर है, 2 हाथ 2 पैर, है ना, लेकिन फिर भी हम लोग आइडेंटिकल नहीं हो सकता। पेरेंट्स थोड़े सांवले हो, हम गोरे हो गए, राइट? पेरेंट्स थोड़े कम हाइट के, हम ज्यादा हाइट के हो गए। मेरी बात समझ में आ रही है? या पेरेंट्स ज्यादा हाइट के, हम कम हाइट के हो गए। मेरी बात समझ में आ रही है? और इंटरनल भी चेंजेस होते हैं। तो हम लोग जो होते हैं, यानी जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से जो नए जनरेशन आते हैं, वो अपने पेरेंट्स के जेनेटिकली आइडेंटिकल नहीं होते हैं, वो कुछ नई क्वालिटीज लेके पैदा होते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें मेल और फीमेल दोनों का क्वालिटीज आता है, तो दोनों कंबाइन होकर कुछ नया क्वालिटी भी कभी कभी बनाता है, कभी कभी क्या सामान्यता बनाता है। मेरी बात समझ है? तो जेनेटिकली हम लोग अपने पेरेंट के, मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से जो ऑफ स्प्रिंग यानी संतान पैदा होती है, वो संतान, ऑफ स्प्रिंग मतलब संतान, OFFSPRING, है ना। ऑफ स्प्रिंग जो पैदा होती है वो अपने पेरेंट के जेनेटिकली आइडेंटिकल, एग्जैक्टली आइडेंटिकल नहीं होते। आगे बढ़े, है ना। अब जैसे जैसे कुत्तों को देखिए, आपको दिखा रहा है, जो पपीज हैं वो अपने पेरेंट डॉग के एग्जैक्टली आइडेंटिकल, जेनेटिकली आइडेंटिकल नहीं है। कलर के देखिए, उसका ब्राउन है, इन बच्चों के कलर में कुछ नयापन आ गया है कि नहीं आ गया है? ब्लैकनेस आ गया है। मेरी बात समझ में आ रही है? आप देख रहे हैं, जो पेरेंट डॉग है वो ब्राउन कलर का है, जो चाइल्ड डॉग है, पपी है, वो थोड़ा ब्लैक भी है ना। तो जेनेटिकली आइडेंटिकल हम लोग नहीं होते हैं, नए क्वालिटीज लेके पैदा होते हैं, ठीक है। इसका मतलब ये हो गया। आप देखिए, व्हाइट हॉर्स था, उसका जो कोल्ट आया, है ना, वो क्या हो गया? ब्राउन हो गया। कैसे ऐसे हो रहा है? क्योंकि हम लोग नए क्वालिटीज लेके पैदा होते हैं। जेनेटिकली आइडेंटिकल नहीं होने का मतलब ही होता है कि हमारे अंदर कुछ नए क्वालिटीज होंगे दैट विल बी डिफरेंट फ्रॉम आवर पेरेंट्स। डिड यू अंडरस्टैंड दैट? अब बात करते हैं कि मल्टी सेलुलर जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, उनमें जो गैमेट्स होते हैं वो रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन्स से प्रोड्यूस किए जाते हैं। आप ऊपर जो देख रहे हैं वो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन्स हैं, और जो आप नीचे देख रहे हैं वो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन्स हैं। मेरी बात समझ में आ रही है? हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन्स के बारे में। मेल गैमेट्स हमारे मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन्स में होते हैं, जिनको स्पर्म कहा जाता है। मेल गैमेट्स को क्या कहा जाता है? स्पर्म कहा जाता है। ये हमारे मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में ही बनते हैं, फीमेल में स्पर्म बनेंगे ही नहीं, ठीक है। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में जो बनते हैं उनको एग्स या ओवा कहा जाता है। ओवा प्लूरल है, ओवम इसका सिंगुलर है। बहुत सारे बनते हैं, एक नहीं बनता है, इसलिए ओवा कहा गया। यूएम हटा के ए लगाते हैं, है ना। तो ये फीमेल में ही बनेगा, ये मेल में नहीं बनेगा, ठीक है। स्पर्म और ओवम, देखिए सिंगल था तो इसलिए ओवम बोला गया, दोनों मिला फर्टिलाइजेशन कहते हैं इस प्रोसेस को। स्पर्म और ओवम के यूनाइट होने के प्रोसेस को क्या कहते हैं? फर्टिलाइजेशन, है ना। और ये जो फर्टिलाइज्ड एग नया बन गया, ये एग हो गया, इसको जायगोट भी कहा जाता है। कोई दिक्कत यहां तक? नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब ये जाइगोट जैसे जैसे आगे बढ़ेगा वो एम्ब्रियो में और फिर ऑफ स्प्रिंग में, यही वर्ड अभी हम आप लोग को बताए थे, ऑफ स्प्रिंग में बदल जाएगा। प्रोसेस देख पा रहे हैं आप लोग? चलिए, तो कुछ केसेस होते हैं, जैसे अर्थवॉर्म के मामले में क्या होता है कि अर्थवॉर्म में इंडिविजुअल प्रोसेस, बोथ टाइप्स ऑफ गैमेट्स होते हैं। एक इंडिविजुअल में, जैसे एक अर्थवॉर्म के अंदर स्पर्म भी बनता है और ओवम भी बनता है। बात समझ में आ रही है?
तो ये एक्सेप्शनल सिचुएशन है, केस है, जहां आप देख सकते हैं कि मल्टी सेलुलर कॉम्प्लेक्स क्रिएचर के अंदर एक ही के अंदर दोनों तरह के सेल्स बन रहे हैं, रिप्रोडक्टिव सेल्स बन रहे हैं, स्पर्म भी बन रहा है और ओवम भी बन रहा है। ठीक है, किसमें? अर्थवर्म में। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है उसी के अंदर एक ही, और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है एक ही अर्थवर्म के अंदर, दोनों चीज है। ह्यूमन बींग्स में ऐसा नहीं होता। ठीक है, इसको हर्माफोर्डाइट कहते हैं, हर्माफोर्डाइट कहते हैं। इस तरह का जब सिचुएशन बने कि एक ही क्रिएचर के अंदर मेल ऑर्गन्स, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स दोनों हो जाए, तो इसको क्या कहते हैं? हर्माफ्रोडाइट कहते हैं। ठीक है, अब आपसे पूछा जा रहा है, क्या आपको पता है कि पैरेंथेनोजेनेसिस एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का फॉर्म है, जिसमें फीमेल प्रोड्यूस करती है एग को और वो विदाउट फर्टिलाइजेशन डेवलप हो जाता है। बात समझ में आ रही है? हा? बहुत सारे स्पीसीज में ऐसा होता है, अपने आप को एक्सटिंक्ट करने से बचाते हैं। एफिड्स में, है ना, डैफनिया में, रोटिफर्स में ऐसा होता है। अब ये आपको एमसीक्यूज के रूप में, ऑब्जेक्टिव के रूप में, 1 मार्क्स के रूप में पूछा जा सकता है। पार्थेनोजेनेसिस क्या होता है ना? फिर कौन कौन से ऐसे 2 क्रिएचर्स, 3 क्रिएचर्स के नाम बताइए जिसमें पार्थेनोजेनेसिस अकर होता है। मेरी बात समझ में आ रही है? चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत सारे प्लांट्स भी है जिनमें पार्थेनोजेनेसिस होता है, जैसे पाइनएप्पल में, ग्रेप्स में और बनाना में। बात समझ में आ रही है? अगर प्लांट्स में पूछा जाए कि किस में होता है पार्थेनोजेनेसिस, कुछ एग्जांपल्स दीजिए, तो 3 एग्जांपल आपके सामने है, पाइनएप्पल, ग्रेप्स और बनाना। और अगर आपसे पूछा जाए कि क्रिएचर्स में कहां पर होता है, तो 3 एग्जांपल्स आपके सामने हैं, एफिड्स, डैफनिया और रोटिफर्स। ठीक है, चलिए। बहुत सारे सोशल इंसेक्ट्स हैं, जैसे हनी बी है, एंट है। ठीक है, इसमें भी अनफर्टिलाइज्ड एग्स मेल ड्रोन्स में बदल जाते हैं। बात समझ में आ रही? मेल एंड्स में अनफर्टिलाइज्ड एग बदल जाते हैं एंड्स के अंदर, और हनी बीज के अंदर जो अनफर्टिलाइज्ड एग होते हैं वो ड्रोन्स में बदल जाते हैं, मतलब मेल हनी बी। बात समझ में आ रहा है ना? इनका काम रहता है खाली फीमेल क्वीन हनी बी को फर्टिलाइज कर देना, बस इतना ही काम रहता है। तो यहां भी एक तरह से वही प्रोसेस हो रहा है, इन इंसेक्ट्स में भी वही प्रोसेस हो रहा है। ठीक है, आगे बढ़े। ये वर्कर एंड्स और वर्कर हनी बीज हैं, और ये क्वीन है जिसका साइज सबसे बड़ा रहता है। रिप्रोडक्शन का काम किसका होता है? क्वीन का होता है। ठीक है, और मेल किस लिए रहते हैं? उनका काम रहता है सिर्फ ये जो क्वीन है इसको फर्टिलाइज कर देना। क्लियर है बात? और बाकी जो वर्कर्स हैं उनका काम है भोजन इकट्ठा करके लाना, ताकि ये रिप्रोडक्शन का काम हो सके। एनर्जी नहीं रहेगा तो कैसे होगा, है ना? क्योंकि अंदर जो एम्ब्रियो बना, जाइगोट बना, उसको भी तो एनर्जी चाहिए ना। हाँ, पूरे कॉलोनी में सिर्फ एक क्वीन होता है, एक कॉलोनी में एक क्वीन होता है। आगे बढ़िए। रैबिट कैन प्रोड्यूस 10 to 30 ऑफस्प्रिंग्स पर ईयर। फ्रूट फ्लाई 900 ऑफस्प्रिंग्स पर ईयर। फ्रूट फ्लाई जो मक्खियों, जो फल पर, मीठे चीजों पर बैठने वाली मक्खियां होती हैं, वो बड़ी बड़ी होती है ना मक्खियां, वो एक साल में 900 बच्चे पैदा कर सकती है। रैबिट 10 मिनिमम और मैक्सिमम 30 बच्चे पैदा कर सकते हैं। ठीक है, अब जो एनिमल्स कम बच्चों को जन्म देते हैं, जाहिर सी बात है वो अपने बच्चों को पालने में ज्यादा समय दे पाएंगे, ज्यादा रिसोर्सेज लगा पाएंगे, है ना, और ज्यादा प्रोटेक्शन भी उनको दे पाएंगे, तो उनके बच्चे ज्यादा बचते हैं। लेकिन जिनके जितने ज्यादा बच्चे होंगे उनके बच्चों की मौत भी उतनी ज्यादा होगी, क्योंकि उनको रिसोर्सेज कम मिलेंगे, प्रोटेक्शन कम मिलेगा, सब पर ध्यान दे पाना संभव नहीं होगा। अब रिप्रोडक्टिव पैटर्न के बारे में हम लोगों को पढ़ना है। रिप्रोडक्टिव पैटर्न्स क्या होता है? ठीक है, एनिमल्स और ऑफ 3 टाइप्स होते हैं एनिमल्स
रिप्रोडक्टिव या फर्टिलाइजेशन के बेसिस पे, डेवलपमेंट के बेसिस पे 3 तरह के होते हैं। ठीक है, एक ऐसे एनिमल जिनका एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है, मतलब उनके जो ओवम्स होते हैं वो शरीर से बाहर निकलते हैं, स्पर्म भी शरीर से बाहर निकलते हैं, फर्टिलाइज होते हैं और बाहर में ही डेवलपमेंट होता है। ठीक है, दूसरा है कि इंटरनल फर्टिलाइजेशन होगा, एवं ओवम और स्पर्म शरीर के अंदर, स्पर्म जो है शरीर के अंदर जाकर के फीमेल के ओवम को क्या करेगा, बॉडी के अंदर जाकर के फर्टिलाइज करेगा, लेकिन डेवलपमेंट के लिए बाहर निकलेगा, जैसे पंछियों में अंडा। ठीक है, और ह्यूमन बीइंग्स या काउज या मैमल्स की बात करें कि फर्टिलाइजेशन भी अंदर हो रहा है, डेवलपमेंट भी बॉडी के अंदर ही हो रहा है। इंटरनल फर्टिलाइजेशन, इंटरनल डेवलपमेंट। आगे बढ़े। ठीक है, फ्रॉग्स में एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, एक्सटर्नल डेवलपमेंट। मेल फीमेल फ्रॉग अपना एग बाहर दे देगी और फीमेल फ्रॉग भी अपना स्पर्म बाहर वो करेगा, छोड़ेगा, और बाहर में स्पर्म उसके एग को फर्टिलाइज कर देगा। बात समझ में आ रहा है? और बाहर में ही फिर वो डेवलप होगा फ्रॉग के रूप में, शरीर से बाहर, मां के गर्भ के अंदर नहीं होता है, जैसे मनुष्यों में होता है, गायों में होता है ना, तो मां के गर्भ के अंदर नहीं होता है। ठीक है, अभी जो छोटे छोटे ये जो फर्टिलाइज्ड एग्स हैं, इनको टैडपॉल्स कहते हैं। ये टैडपॉल्स जो बनते हैं बाहर में बनते हैं, और ये डेवलप होके फ्रॉग में भी कन्वर्ट होंगे, फीमेल फ्रॉग के बाहर ही। ठीक है, इसमें मेल और फीमेल दोनों फ्रॉग्स अपने अपने सेल्स को, यानी स्पर्म और ओवम को शेड करते हैं, छोड़ते हैं शरीर के बाहर, और बाहर में ही फर्टिलाइजेशन होता है। देखिए, ठीक है, और ये इस तरह से होता है। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन और एक्सटर्नल डेवलपमेंट का बेस्ट एग्जांपल है फ्रॉग, दिमाग में रहेगा। दूसरा है इंटरनल फर्टिलाइजेशन, लेकिन डेवलपमेंट कहां होगा? एक्सटर्नल, मुर्गियों में अंडा जो होता है। ठीक है, फीमेल और मेल मुर्गी, फीमेल और मेल मुर्गी में क्या होता है, मेल जो हेन है ना, जिसको कॉक कहते हैं, वो अपना स्पर्म फीमेल के बॉडी के अंदर छोड़ता है, और वहां उसका ओवम है, फर्टिलाइज हो गया। फर्टिलाइज होने के बाद क्या होगा, वो फिर वो जाइगोट में बदलेगा, वो अंडा बनेगा, जिसको हम लोग एग के नाम से जानते हैं, और मुर्गी वो अंडा देगी, शरीर से बाहर निकाल देगी, और उसके बाद उसको हैचिंग करेगी, HATCH, हैच करती है ना। हैच करके धीरे 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 उस एग में क्या बनने लगते हैं, डेवलप होता है मुर्गी का बच्चा, चिकन। उसके बाद उसको तोड़ के निकाल लेते हैं, तोड़ के बच्चे निकल जाते हैं बाहर। तो ये डेवलपमेंट कहां हुआ? शरीर के बाहर। तो डेवलपमेंट एक्सटर्नल है और फर्टिलाइजेशन कहां है? इंटरनल है, वेन के अंदर। अब यही चीज होता है प्लेटेप्स में और एक्निडा में भी। ये लोग में भी मेल और फीमेल अपने गैमेट्स को शेड करते हैं बॉडी के बाहर, बाहर फर्टिलाइजेशन होता है, सॉरी उल्टा बोल दिया, कि बॉडी के अंदर मेल जो है अपना स्पर्म शेड करता है फीमेल के बॉडी के अंदर, वहां ओवम को जाकर के स्पर्म क्या कर देता है, फर्टिलाइज करता है, और फिर ये लोग ले करते हैं एग्स को, अंडे देते हैं और अंडे को बाहर हैच करते हैं, और बाहरी अंडे में से डेवलप होकर के नया इंडिविजुअल या ऑफस्प्रिंग बनता है। यानी इंटरनल फर्टिलाइजेशन और एक्सटर्नल क्या, डेवलपमेंट। 3 एग्जांपल्स, हेंस में, पैलेटिप्स में और एकिडना में। समझ में आ रही है बात? देखिए, अंदर जाकर के हुआ फर्टिलाइजेशन विद इन द फीमेल बॉडी, एग डेवलप हुआ, है ना। अब एग को रिजर्व फूड है सेक्रेशंस के लिए, अब ये जो है शेल है ताकि उसका प्रोटेक्शन रहे। अब ये एग को ले करेंगे, ठीक है ना। देखिए एग को ले किया, देखिए एग को ले किया, है ना। अब क्या करेगा, यहां पर ये हैचिंग कर रहा है, अंडे के ऊपर बैठ के उसको रिक्वायर्ड टेम्परेचर दे रहा है अपने बॉडी से। मेरी बात समझ में आ रही है? जो मदर हेन है वो अंडे के ऊपर बैठती है, क्यों? ताकि अपने बॉडी से रिक्वायर्ड टेम्परेचर उसको दे सके, जो उसके डेवलपमेंट के लिए जरूरी है। ठीक है, और फिर चूजों से चूजे निकलते हैं उसमें से। अब आते हैं इंटरनल फर्टिलाइजेशन और इंटरनल डेवलपमेंट में। सबसे पहला एग्जांपल होगा ह्यूमन बीइंग्स का। ठीक है, फर्टिलाइजेशन मतलब मेल जो गैमिट है, जिसको हम लोग स्पर्म कहते हैं, फीमेल बॉडी के अंदर जाएगा, और फीमेल बॉडी के अंदर जाके फीमेल
गैमेट जिसको ओवम कहते हैं उसको फर्टिलाइज कर देगा और बाहर कुछ नहीं आएगा और धीरे धीरे अंदर ही वो डेवलप होगा। देखते हैं जब लेडीज प्रेग्नेंट होती हैं तो उनका पेट फूल जाता है क्योंकि बच्चे अंदर डेवलप हो रहे होते हैं, उनका साइज बढ़ रहा होता है। ठीक है ना। और ये सब कहां हो रहा होता है? फीमेल के बॉडी के अंदर हो रहा होता है। इस मेल के भी बॉडी के अंदर नहीं होना है, इसको कहां होना है? फीमेल के। इंटरनल जो भी फर्टिलाइजेशन या इंटरनल डेवलपमेंट होता है किसी भी क्रिएचर में वो फीमेल के बॉडी के अंदर होता है। ठीक है, हम लोग जिसके बॉडी के अंदर होता है उसको हम लोग फीमेल कहते हैं। आगे बढ़े, चलिए देखिए धीरे धीरे ये सारा साइकिल दिखाया कि कैसे स्पर्म और ओवम मिला, फर्टिलाइज हुआ, एक बना जिसको जायगोट कहते हैं, जायगोट एम्ब्रियो बना, फिर एम्ब्रियो धीरे धीरे डेवलप होके एक इंडिविजुअल या ऑफस्प्रिंग बन गया। ठीक है, ह्यूमंस में होता है और जितने भी मैमल्स हैं, मैमल्स मतलब वैसे क्रिएचर्स जो अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं और जिनके कान होते हैं। हाँ, मैमल्स के कान होते हैं, कान, एक्सटर्नल ईयर। ठीक है, बाहर से दिखते हैं, है ना। और बच्चों को जन्म देते हैं मैमल्स, अंडों को जन्म, डेवलप्ड इंडिविजुअल्स को जन्म देते हैं। और डेवलप्ड इंडिविजुअल्स का फिर क्या होता है? ग्रोथ होता है, बाहर निकल के साइज बढ़ता है। अब रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ना है हम लोगों को। ठीक है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ह्यूमन बीइंग्स के अंदर रिप्रोडक्टिव सिस्टम को कैसे स्टडी करेंगे? सबसे पहले देखते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं इनको जानेंगे। तो जो पहला रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है उसका नाम है टेस्टिस। ठीक है, टेस्टिस, हाँ, स्क्रॉटम। टेस्टिस का जो बाहरी लेयर होता है ना, कवरिंग होता है, उसको, है ना, आउटर कवरिंग ऑफ टेस्टिस को हम लोग स्क्रॉटम कहते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है। और ये जो पाइप है इसको स्पर्म डक्ट कहते हैं। डक्ट का मतलब होता है पाइप, और उसमें से स्पर्म फ्लो होता है, इसलिए इसको स्पर्म डक्ट कहते हैं। स्पर्म क्या है? मेल गैमेट है, मेल सेल है रिप्रोडक्शन के लिए। ठीक है, और ये जो है यूरेथ्रा है, जिससे स्पर्म स्पर्म उस यूरेथ्रा वाले पाइप से बाहर निकलता है, मेल बॉडी से बाहर निकलता है, और कहां प्रवेश कराया जाता है? फीमेल बॉडी के अंदर। मेरी बात समझ में आ रही है? आगे बढ़िए। ठीक है, और ये जो यूरेथ्रा के आसपास जो मस्कुलर स्ट्रक्चर होता है इसको पीनिस कहते हैं, है ना। पेनिस लिखा, पीनिस कहते हैं इसको। ठीक है, प्रोनाउंसिएशन में उतना इश्यूज नहीं है, अभी आप इंडिया में है, थोड़ा इधर उधर चलेगा। आप फैक्ट्स पे ध्यान दीजिए, ठीक है, इंफॉर्मेशन पे ध्यान दीजिए। आगे बढ़े। स्पर्म डेवलप कहां होता है? टेस्टिस में। अब देखिए स्पर्म डेवलप होकर टेस्टिस में से कहां जा रहा है? स्पर्म डक्ट में जा रहा है। मेरी बात समझ में आ रही है? स्पर्म डक्ट में से कहां जाएगा? यूरेथ्रा में जाएगा। देखिए आप देख पा रहे हैं एनिमेशन, है ना। और यूरेथ्रा से होकर के कहां निकलेगा? शरीर से बाहर, मेल बॉडी से बाहर निकलेगा। मेल बॉडी से बाहर निकल के उसको कहां जाना है? फीमेल बॉडी के अंदर। वो भी आगे चल के आपको दिखाया जाएगा एनिमेशन में। हाँ, चलिए। अब पेनिस में, पेनिस जो है दो काम करता है। जो पीनस है वो दो तरह का काम करता है। एक तो यूरिनेशन का काम करता है, बॉडी से यूरिन को बाहर निकालता है, और दूसरा सीमेन बाहर निकालता है। सीमेन क्या होता है? तो सीमेन एक लिक्विड होता है, फ्लूइड होता है जिसमें स्पर्म रहता है। बोले क्यों सीमेन में स्पर्म रहता है? देखिए स्पर्म बहुत सेंसिटिव सेल होता है, तुरंत मर जाएगा, है ना। तो उसको न्यूट्रिशन भी चाहिए और उसको फेवरेबल टेम्परेचर भी चाहिए। तो जो सीमेन है, जो लिक्विड है जिसमें स्पर्म रहता है, ठीक है, वो सीमेन उस टेम्परेचर को भी मेंटेन करता है और उस सेल को न्यूट्रिशन भी देता है। कौन सेल को? स्पर्म सेल को। ठीक है, साथ ही साथ एक काम और करता है। जब फीमेल बॉडी के अंदर स्पर्म को डाला जाता है मेल के द्वारा रिप्रोडक्शन के लिए, तब उस स्पर्म को लिक्विड के कारण फ्लो करके ओवम तक जाने में आसानी हो जाती है। कौन से लिक्विड के कारण? सीमेन के कारण। तो लिक्विड की जगह फ्लूइड वर्ड लिखिए तो ज्यादा अच्छा होता है, क्योंकि बायोलॉजी में हम लोग लिक्विड सॉलिड गैस नहीं बोलते हैं, लिक्विड को हम लोग फ्लूइड बोलते हैं बायोलॉजी के अंदर। क्लियर है बात? आगे बढ़िए। हाँ, लेकिन एक बात मदर नेचर ने बहुत अच्छा बनाया है कि जिस समय हम लोग के पिनस से यूरिन पास होता है उस समय सीमेन पास नहीं होगा, और जिस समय सीमेन पास हो रहा है उस समय यूरिन पास नहीं होगा। एक बार में एक ही चीज पास होगा। बात समझ में आ रही है सबको?
स्पर्म जो होता है ओवम से छोटा साइज का होता है, ठीक है। और स्पर्म को हम लोग नेकेड आई से, बेयर आई से नहीं देख सकते। स्पर्म को देखने के लिए हम लोगों को माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ेगी। ओवम ओवम नहीं, ओवम को भी नहीं देख सकते, ठीक है। उससे भी छोटा साइज का स्पर्म होता है। और स्पर्म जो है ओवम के अंदर घुसता है उसको फर्टिलाइज करने के लिए, इसीलिए स्पर्म को मदर नेचर ने क्या बनाया, छोटा साइज का बनाया। आगे बढ़े। देखिए स्पर्म का ये दिखाया गया, स्पर्म में होता है हेड, बॉडी और टेल होता है, ठीक है। स्पर्म 3 पार्ट होते हैं। देखिए आगे फूला हुआ पार्ट है, इसको हेड कहते हैं, मिडिल पीस या बॉडी कहते हैं, और पीछे वाले को टेल कहते हैं। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है हेड है, क्योंकि उस सेल का न्यूक्लियस इंपॉर्टेंट है। न्यूक्लियस कहां होता है, हेड में होता है। किसी भी सेल के अंदर न्यूक्लियस सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, ठीक है। और ये एंजाइम्स होते हैं, हेड के सिर पे एंजाइम होता है, ठीक है। मतलब एंजाइम वहां से निकलते रहता है, ठीक है। ये देखिए ये है आपका ओवम, ठीक है। ओवम में क्या करेगा, ये अंदर घुसेगा, और जब ये घुसेगा तो दिखाया नहीं है, दिखाना चाहिए था थोड़ा सा। घुसेगा तो पीछे वाला मिडिल पार्ट और जो आपका टेल है टूट के अलग हो जाएगा, खाली हेड अंदर चला जाएगा। और हेड भी फटेगा और उसमें से न्यूक्लियस निकलेगा जो ओवम के न्यूक्लियस में जाके कंबाइन हो जाएगा, यूनाइट हो जाएगा। बात समझ में आ रही है। ये आगे कहीं ना कहीं एनिमेशन होगा। अब आप सोचिए कि क्लास 8 में इतना लाइवली एनिमेशन से आपको पढ़ाया जा रहा है, जो कि वाकई बहुत सारे सेंटर्स में पॉसिबल ही नहीं है। ये हायर क्लासेस में इस तरह के एनिमेशन वगैरह अगर बहुत मेहनत करे तो, जहां मेडिकल वगैरह की पढ़ाई होती है वहां पॉसिबल है, और आपको 8 क्लास में एक्सपीरियंस दिया जा रहा है, और कितना हेल्दी तरीके से। ये एक अच्छा सवाल था कि हेड अंदर जाएगा, बाकी मिडिल पार्ट और टेल टूटेगा तो कहां जाएगा, तो वेस्ट मटेरियल के रूप में बॉडी से बाहर निकल जाएगा। आगे चले। अब देखिए फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ना है अब यहां पर आपको। इसमें कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, तो सबसे पहला ओवरी होता है। ओवरी भी वह पार्ट है जहां पर ओवम यानी एग्स प्रोड्यूस होते हैं फीमेल बॉडी के अंदर। क्लियर है। ये वेजाइना है, ठीक है। वेजाइना ये स्पर्म को रिसीव करता है। पीनस यहीं पर स्पर्म को, वेजाइना के अंदर ही स्पर्म को शेड करता है पीनस। और हाँ देखिए स्पर्म है ना, वहां पे दिखा रहा है ना एनिमेशन में। अब ये ओविडक्ट है, जैसे उसमें स्पर्म डक्ट था, स्पर्म उस पाइप से होकर गुजरता था, ये ओविडक्ट है। यहां से जो ओवम बनेगा, ये देखिए यहां से चलेगा, स्पर्म इधर से जा रहा है ना, जाएगा और जाकर के उसको फर्टिलाइज कर देगा। देख रहे फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस आप लोग, कितना नीट एंड क्लीन तरीके से आपको सारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम सिखा दिया गया, एकदम हेल्दी तरीके से, ऐसा कि कोई भी आपको सीखने में शर्म लाज नहीं है। एक ऐसा चैप्टर है जहां बहुत झिझक होता है टीचर्स को भी पढ़ाने में और बच्चों को भी पढ़ने में। यहां कुछ भी वल्गैरिटी है, कुछ भी नहीं। बात समझ में आ रही है। चलिए अब इसके बाद भी आप उल्टा पुल्टा फील करते हैं तो इसका कुछ बात नहीं है, आप अपना सोचिए। तो हम ये सब चीज रिकॉर्डिंग में बोल दे रहे हैं ताकि कुछ बच्चे जो ज्यादा दिमाग लगा रहे हैं दिमाग न लगाए, पढ़ाई को पढ़ाई समझे, ठीक है। ओविडक्ट में जाकर के स्पर्म ने क्या किया, एग को, ओवम को फर्टिलाइज कर दिया। मेरी बात देख पा रहे हैं आप लोग। अब ये फर्टिलाइज्ड एग कहां चलाएगा, बीच में जो बड़ा सा एरिया है उसको यूटेरस कहते हैं, हिंदी में उसको गर्भाशय कहते हैं। अब ये जो तो स्पर्म और ओवम मिल गए, एक है ना, स्पर्म ने फर्टिलाइज कर दिया। अभी जो बन गया इसको एम्ब्रियो कहा जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है। कहा जाएगा जाइगोट, इसी से एम्ब्रियो डेवलप होगा। ये सवाल बहुत अच्छा है कि एग कहां पे रुकेगा, कहीं नहीं रुकेगा। ओविडक्ट में कहीं पर भी, आगे पीछे कहीं पर भी दोनों चल रहा है, चलते चलते जहां दोनों मिल जाए वहां पर फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। लेकिन फर्टिलाइजेशन के बाद जो जाइगोट बनेगा वो यहीं पर आकर के रहेगा, और एक ही साइड नहीं जाएगा, दोनों साइड जाएगा। बात समझ में आ रहा है। आप दो तरफ देख रहे हैं ना, एक ही तरह का स्ट्रक्चर, ओवरी दो तरफ देख रहे हैं, मतलब जो आपका बीच में यूटेरस है, भी टाइप का शेप है, उसके दोनों तरफ ऐसे घुमा हुआ क्या है आपका, ओविडक्ट है और ओवरी है ना। तो दोनों तरफ जाएगा। जिधर पहले फर्टिलाइज हो गया, बस एक एक फर्टिलाइज होना, बाकी सब अपने आप डेड हो जाएगा, खत्म हो गया। गलती से अगर 2 एक फर्टिलाइज हो गया, ट्विंस बच्चे पैदा हो जाएंगे। बात समझ में आ रहा है। मतलब एकदम डॉक्टर ही बना दे रही है आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है।
अब देखिए ये धीरे धीरे डेवलप हुआ, जायगोट बना, फिर फीटस बन रहा है, देख रहे हैं ना डेवलपमेंट, है ना। फीटस का मतलब होता है हिंदी में भ्रूण कहते हैं, डेवलप्ड जायगोट, अभी हल्का सा शेप दिखने लगा, है ना, इसी को फीटस कहते हैं। एम्ब्रियो इसके पहले का, जायगोट और फीटस के बीच का ना। अब यहां पर कहा जा रहा है कि ओवरी जो है इस समय बहुत सारे हार्मोन्स प्रोड्यूस करता है, ठीक है। ये हार्मोन से ही कंट्रोल होता है कि कितना ओवम बनेगा, बात समझ में आ रहा है। और यही जो है हार्मोन्स आगे चल के रिस्पॉन्सिबल होते हैं प्रेगनेंसी के मेंटेनेंस के लिए, कि अब ओवम्स बनने ही बंद हो जाएंगे। जब एक बार एक फर्टिलाइज हो गया तो ओवम बनना ही बंद हो जाएगा, ठीक है। अब फिर धीरे धीरे वो फर्टिलाइज्ड एग जाइगोट फीटस में बदलेगा, फिर धीरे धीरे डेवलप होते हुए 9 महीने तक यानी 36 वीक्स लगभग लग जाते हैं, एक कंप्लीट इंडिविजुअल में डेवलप हो जाता है। और तब 9 महीने के बाद मां बच्चे को जन्म देती है। बात समझ में आ रहा है। क्या आपको पता है कि इन विट्रो फर्टिलाइजेशन क्या होता है? इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, इसमें एक प्रोसेस है जिसमें क्या किया जाता है, ओवम को निकाल लिया जाता है फीमेल के बॉडी से बाहर, ठीक है। और स्पर्म को भी मेल के बॉडी से बाहर निकाल लिया जाता है, और बाहर में इसको फर्टिलाइजेशन करवाया जाता है, फीमेल बॉडी के बाहर फर्टिलाइजेशन करवाया जाता है। और जो एम्ब्रियो बना है, ठीक है, उसको फीमेल बॉडी के बाहर ही रखा जाता है डेवलप होने के लिए, ठीक है। और फिर देखिए डेवलप हो रहा है ना धीरे धीरे, है ना। अब उसको फिर इंजेक्ट करके फीमेल के बॉडी के अंदर इंजेक्ट कर दिया जाता है यूटेरस में। मेरी बात समझ में आ रही है सबको? ठीक है। और इस तरह से सक्सेसफुल प्रेगनेंसी होता है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको बहुत प्रेगनेंसी में इश्यूज होता है, नहीं हो पाता है बच्चा, तो इसके लिए ये इन विट्रो बहुत सारा हो सकता है कि ओविडक्ट में प्रॉब्लम हो सकता है कि स्पर्म डक्ट में प्रॉब्लम हो, है ना, स्पर्म और हम फर्टिलाइज नहीं कर पा रहे हैं, है ना। तो ये सब चीज करने के लिए डॉक्टर इस तरह का आईवीएफ इसको करते हैं, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, आईवीएफ। हाँ, अपने शहर में भी एक मोती हॉस्पिटल करके है, उधर सोसराय से आगे बाईपास में, है ना, वहां पे काम करवाया जाता है। खर्चीला है, थोड़ा एक्सपेंसिव है। और इस तरह से जो बच्चा जन्म, टेस्ट ट्यूब बेबी इसको कहते हैं। जो फर्स्ट टेस्ट ट्यूब बेबी दुनिया में हुआ था मेरी उम्र का, 1978 में मेरा भी जन्म हुआ था, और लुई ब्राउन जो फर्स्ट टेस्ट ट्यूब बेबी थे उनका भी जन्म हुआ था दुनिया में, इस वर्ल्ड में पहला टेस्ट ट्यूब बेबी, कि वही फर्टिलाइजेशन टेस्ट ट्यूब के अंदर करवा के और तब उसको मां के गर्भ में डाला गया, ठीक है। कंट्री तो नहीं दिया है। टेस्ट ट्यूब बेबी क्या होता है? टेस्ट ट्यूब बेबी का मतलब है एक ट्यूब होता है, ट्यूब शेप्ड कंटेनर होता है, ग्लास का बना होता है, कांच का, देख रहे हैं, है ना। टेस्ट ट्यूब इसको कहा जाता है। उसी में बेबी को डेवलप करवाया जाता है फर्टिलाइजेशन करके। मेरी बात समझ पा रहे? देख लीजिए भाई साहब, टेस्ट ट्यूब बेबी। तो अब ये जो पार्ट है रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स का, जिसमें फर्टिलाइजेशन कैसे होता है, डेवलपमेंट ऑफ द एम्ब्रियो कैसे होता है, अलग अलग स्टेजेस, ये अगले क्लास के वीडियो में आपको सिखाया जाएगा। क्लियर है? थैंक यू।